पश्चिमी यूपी में हाशिए पर मुस्लिम नेता जो कभी जीत के बड़े बड़े दावे करते थे और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की बात कहते रहते थे, आज वो हाशिए पर है। पश्चिमी यूपी में बड़े बड़े मुस्लिम नेता अपना जनाधार खो चुके हैं, बड़े मुस्लिम चेहरे अपनी पहचान खो चुके हैं। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली है। यूपी में करीब 4 करोड़ मुस्लिम आबादी है, 20% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व है और इन दिग्गज मुस्लिम नेताओं की मुस्लिम वोटर्स पर पकड़ कमजोर हुई है। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी में खेला हाशिए पर पहुंचे मुस्लिम नेता। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि मुस्लिम लीडरशिप को और मुस्लिम समाज को ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी जाति सभी वर्ग का सम्मान करती है और सभी को साथ लेकर के चलती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करा करके चुनाव में जाना चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता पूरी तरीके से इनको समझ चुकी है। अब वो इनके बहकावे छलावे में आने वाली नहीं है और जो प्रत्याशी अच्छा होगा सम्मानित जनता उसको जिताने का काम करेगी। योगी के चक्रव्यूह का वार, विपक्ष का घटा जनाधार। आजम खान है, नवेद मियां है, दोनों की राजनीति समाज है। मैं तो ये जानता हूँ दोनों एक्स हैं। वर्तमान में कोई भी किसी के घर में कोई भी, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, परिवार हो, बीवी हो, बच्चे, कोई भी किसी भी परिवार में कोई भी विधानसभा का लोकसभा का कोई मेंबर नहीं है, ना ही कोई पब्लिक का जनप्रतिनिधि है। ये तो विपक्षी गठबंधन बिना दुल्हे की बारात लेकर घूम रहा है। अब विपक्षी दलों के हर नेता अब दूल्हा बनने की फिराक में लगे हैं, तो इसमें मतभेद मनभेद सब दिख रहा है। सियासत के सरताज आज क्यों जीत को मोहताज। ये जितने भी मुस्लिम नेता थे, इनमें से 98% मुस्लिम नेता गैर भाजपा दलों में थे, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। ये तीनों ही दल इन दिनों सत्ता से इतनी दूर हैं कि इन्हें सत्ता में वापस लौटने में भी काफी लंबा समय लगेगा। मोदी योगी का समीकरण, मुस्लिम नेताओं ने गंवाया गढ़। उन्होंने नाम इंडिया रखा है, ये ऐसे सड़े माल को नई डब्बे में रखकर बेचना, और ये वही लोग हैं जो यूपीए 1 और 2 में सरकार चला चुके हैं, भ्रष्टाचार के आतंकी दलदल में डूबे हैं। आजम, इमरान, याकूब कुरैशी, कैसे हाथ से निकली बाजी। देखिए, मुझे नोटिस मिलता तो मैं जवाब देता। मैंने एक भी बयान कोई मेरा बताएं जो मैंने पार्टी से अलग हटके कहा हो। दलितों की, शोषितों की, वंचितों की बात बहुजन समाज पार्टी करती है। मैंने दलितों की, शोषितों की और वंचितों की बात की। और वक्त है अब महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, यूपी में खेला हाशिए पर पहुंचे मुस्लिम नेता। बहुत से मुस्लिम नेता हैं, आजम खान से लेकर आप देख लीजिए हाजी याकूब कुरैशी और हाल ही में इमरान मसूद। सवाल ये है कि क्या वाकई इन लोगों की अपने वोटर्स पर पकड़ ढीली हुई है। सवाल नंबर 2, योगी के चक्रव्यूह का वार, विपक्ष का घटा जनाधार। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, उत्तर प्रदेश के 20% से ज्यादा मुस्लिम और पश्चिमी यूपी के विशेषकर 26% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स के ऊपर जिन नेताओं ने तुष्टीकरण की राजनीति चली, क्या अब वो चक्रव्यूह टूट रहा है। सवाल नंबर 3, सियासत के सरताज आज क्यों जीत को मोहताज। ये जो तमाम बड़े मुस्लिम नेता और चेहरे हैं, ये सभी आज जीत को मोहताज हो गए हैं। आखिर उसकी वजह क्या है। सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है एसटी हसन साहब आपका न्यूज 18 पर। और मेरा सीधा सा सवाल है, क्या पश्चिमी यूपी में मुस्लिम नेता अब हाशिए पर हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 22% मुसलमान हैं। कोई नेता हाशिए पर नहीं है। यहाँ का मुसलमान अपने नेताओं के बताए हुए उस मामलात को पूरा करता है और जो भी हम लोग उनको राय देते हैं उस राय को मानते हैं। तो आजम खान के गढ़ में बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। बीजेपी के हौसले बुलंद है, जाहिर सी बात है। इसे आप कैसे देखते हैं। देखिए, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि
खोजी पत्रकारिता आपकी ख़त्म हो गई। अगर आप पोलिंग वाले दिन वहाँ होते तो शायद ये सवाल ना करते। जब लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया जाता तो फिर जीतेंगे कैसे? सिर्फ उन लोगों को वोट डालने दिया गया जो बीजेपी के थे। क्या आप मानते हैं कि यूपी में मुस्लिम मतदाता खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब मोदी योगी की लहर के साथ दिखाई दे रहा है? क्योंकि आंकड़ों पर ही एनालिसिस किया जाता है। एसटी हसन साहब, धोखा है एक आपको, ना वो मोदी जी के साथ हैं ना योगी जी के साथ हैं, क्योंकि वो एक खौफ की जिंदगी जी रहे हैं। इलेक्शन आने दिए और इंसाफ से अगर इलेक्शन हो जाए, बगैर किसी दबाव के इलेक्शन हो जाए, तो एक भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। चलिए, ये आपका बड़ा दावा है मुस्लिम वोटर्स को लेकर, लेकिन आप मुझे बताइए कि जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाता प्रभाव रखते हैं, खास तौर पर वेस्टर्न यूपी की सीटों पर बीजेपी की जीत की आखिर वजह क्या है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव में रिगिंग करना और ये कह देना कि मुस्लिम मतदाताओं ने हमें वोट दे दिया, ऐसा कहीं नहीं है। 3 तलाक का बिल ये लाए इसीलिए ताकि इनकी फेस सेविंग हो जाए कि हमें मुस्लिम महिलाओं ने वोट दे दिया। आप इंडिविजुअली अपनी पत्रकारों को भेजिए और मालूम करिए कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। ईवीएम की गड़बड़ी को छुपाने के लिए ये सब काम किए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए एसटी हसन साहब। एक बार फिर से आपने वही बात दोहराई है जो चुनाव नतीजों के बाद जो है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कही जाती है। और अब डिबेट को ओपन करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मोहसिन रजा जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं यूपी हज कमेटी के। नाहिद लारी जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सैफ खान साहब हमारे साथ हैं, नेता कांग्रेस। एमएच खान साहब जुड़ गए हैं, नेता बसपा। और एहसान अब्बासी जी हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मोहसिन रजा जी, उम्मीद है आपने पूरी बात सुनी होगी एसटी हसन साहब की। मैंने उनसे सीधा सा सवाल यह किया था कि क्या इन तमाम मुस्लिम लीडर्स की, खास तौर पर पश्चिमी यूपी में, पकड़ कमजोर हुई अपने वोटर्स पर? उन्होंने सारा ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया और कहा कि ये तो चुनाव में की गई बेईमानी है, मुस्लिमों को तो वोट ही नहीं देने दिया जा रहा। देखिए, बड़ी बात है कि ये सारे जो मुस्लिम नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों या और इधर के भी हों, आपने देखा होगा कि इन्होंने 60 साल अगर आप पीछे जाएं तो खूब मजे लिए इन्होंने। उसी हमारे मुस्लिम भाई को, पसमानदा, पिछड़ा, दबा कुचला मुसलमान, उसको हमेशा गुमराह कर करके वोट लेते रहे। अब वो गुमराही से बाहर निकल आया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में लगभग 9.5 साल से चल रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सारी योजनाएं, सारी चीजें, सारी व्यवस्था सब बगैर भेदभाव के उस तक पहुंच रही है। ये पहले इन्होंने क्यों नहीं पहुंचाई थी? और ये जो बेचैनी है आज मुस्लिम लीडर्स में, और जो हाशिया आपने कहा कि हाशिए पे जो जा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि इसमें कई तो परिवारवादी हैं कि पापा लड़े थे, फिर बेटा लड़ेगा, फिर उसका पोता लड़ेगा। तो ये तो परिवारवाद भी इन्होंने किया। इन्होंने आम मुसलमानों को, दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को आगे आने ही नहीं दिया ना। और आज मुख्य धारा से जोड़ने की अगर कोई बात कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में उनको इतनी ताकत मिली। ये जो फैक्ट आपने रखा है मोहसिन रजा जी, मैं इस पर प्रतिक्रिया लेती हूं नाहिद लारी जी से, उसके बाद सैफ खान साहब। नाहिद लारी जी बताइए, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स के लिए तुष्टीकरण तो खूब किया लेकिन पसमानदाओं को पीछे छोड़ दिया, आर्थिक रूप से कमजोर मुसलमानों को कभी मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश नहीं की, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स ने ही उनका भला नहीं किया, तो इसीलिए जनता ने अब दूसरी पार्टी को मौका दिया है। ये देखिए, ये मैं अपनी न्यूज नहीं बता रही हूँ, मैं अखबार में आया था। ये न्यूज है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जिस पसमंदा की लोग बात करते हैं बार बार, उन्हीं के खिलाफ हलफनामा दिया है बीजेपी की केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि जो मतांतरित मुसलमान हैं उनको जो है पिछड़ों का केवल आरक्षण मिलना चाहिए, एससी का आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। और अगर इतने बड़े हितैषी हैं ये लोग मुसलमानों के, तो जस्टिस सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है जिसको अलमारी में दबा कर रखा उसको लागू करें। और जो दूसरी बात आप कर रहे हैं पकड़ कमजोर होने की, तो पकड़ कमजोर होना और हाशिए पर तो दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि मैं कहूं पूरे इंडिया में अगर कोई कमजोर हुआ है तो वो बीजेपी कमजोर हुई है। ये कहां पसमंदा मुसलमानों और मुसलमानों की बात करें? अरे इनके जो अपने वोटर हैं
एक सेकंड मुझे दीजिए, आपने काफी टाइम दिया मौसम 10 सेकंड। इनके जो अपने वोटर हैं वो तक तो इनको छोड़ गए। उदाहरण के तौर पे पंजाब 25% हिंदू आबादी और 6% अपर कास्ट हिंदू, जिनको ये कहते हैं जेबी वोटर, वहां पर बीजेपी को मिला 1%। ठीक है नाहिद लारी, ये कहा इन्होंने सैफ खान साहब, सैफ खान साहब, आजम खान मिला 1% वोट, इमरान मसूद, हाजी याकूब कुरैशी और भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर सब चुनाव हारे बैठे हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। उनके जो इलाके थे जहां कहा जाता था कि उन्हीं का वोट है और कोई उन्हें नहीं हरा सकता, आज जीत को तरस रहे हैं, क्यों? नहीं, देखिए, सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे जो बातें कर रहे थे वही जुमलेबाजी मुझे लगता है। हमें पहले उसकी नींव तक पहुंचना पड़े। आज देश में इसलिए ही 3400 दंगे केवल 5 साल में रजिस्टर्ड नहीं हुए। 2016 से 2020 तक जो है एक मिनट सैफ साहब, आपने कहा 3000 से ज्यादा दंगे रजिस्टर नहीं हुए, 3400 दंगे रजिस्टर नहीं हुए हैं यूपी में। मतलब आपका कहना है कि 3500 दंगे हो गए उत्तर प्रदेश में, एक भी रजिस्टर नहीं हुआ है। कहां हुए दंगे? नहीं, सुनिए तो, मैंने ये कहा है कम्युनल वॉइसेस रजिस्टर्ड हुई है देश में, और ये पार्लियामेंट की सूची है, पार्लियामेंट की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कम्युनल वॉइसेस की। और दूसरी बात जो है, अब ये चाहे अब भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे बैठे हुए जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कौन से इनके नेता ने जो है एंटी मुस्लिम जो स्टेटमेंट नहीं दिया है, आप मुझे ये बता दीजिए। निपुण शर्मा, इनकी जो प्रवक्ता और वक्ता जो है उनको तो निकालना पड़ा इनको जो है, इसलिए उनके बाहर गल्फ कंट्री जो उनका विरोध करने लग गई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है रोक दिया गया। क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? मैं ये जो अभी नाहिद लारी जी जो इस वक्त जिस एग्जाम्पल का यूज कर रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने जो सूची दी थी उसकी डेट थी फरवरी 7, 2020 की, जो इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि एससी को जो है नहीं देना चाहिए। सैफ साहब, आप और नाहिद लारी जी दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरे सवाल का जवाब आपने भाजपा पर आरोप लगा के दिया, लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा हुआ है। और उस सवाल के साथ मैं फिर आऊंगी कि क्यों इतने बड़े मुस्लिम चेहरे, मुस्लिम लीडर्स अपनी साख गंवा बैठे, वोटर्स पर से पकड़ उनकी चली गई, क्यों बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा है? इस पर आप बोलिएगा, लेकिन उससे पहले आस्था जी, हाँ, जो आप आजम साहब की बात कर रही हैं, देखिए आजम साहब के साथ तो बदले की भावना से भाजपा ने कार्रवाई की और निचली अच्छा ठीक है, वही आरोप प्रत्यारोप। एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख ले। मैं आ रही हूँ नाहिद लारी जी, एक बार सभी पैनलिस्ट बात रख ले। हमारे साथ एमएच खान साहब भी हैं, एहसान अब्बासी भी हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास, आप, हाँ बिल्कुल, एक बार सब लोग पहले अपनी बात रख ले। एमएच खान साहब बताइए, इमरान मसूद, उनको आपने पार्टी से बाहर निकाल दिया, एक समय था मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन था, बड़ा अच्छा काम किया इसने, आपकी सरकार भी बनी इसके लिए, लेकिन अब पश्चिमी यूपी की लगभग 26% मुस्लिम आबादी और ये जो तमाम बड़े चेहरे कई बार विधायक सांसद रहे हुए अपने एरियाज में, दावा करते हैं आज भी वोटर्स पर पकड़ है, लेकिन जीत से कोसों दूर, जनता ने रिजेक्ट कर दिया सबको। जी देखिए, हमारी पार्टी का नारा ही है सब जन हिताय सब जन सुखाय। किसी विशेष कौम, किसी विशेष जात के बारे में हम नहीं कोई टिप्पणी करते हैं। हम सबको जब हमारा इलेक्शन आता है, हम सबको उसके हिस्सेदारी के हिसाब से टिकट देते हैं और कहते हैं तुम अपना टिकट ले जाओ और जीतो और अपने कौम का भला करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा है हमारे बहुजन समाज पार्टी का। नहीं, एमएच खान साहब, टिकट बंटवारे में ये तो देखा ही जाता है ना, मुस्लिम आबादी कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी है, कौन मुफीद कैंडिडेट होगा, आप भी समझते हैं, सब समझते हैं। अब तो ये आम जनता भी जानती है कि एक कैंडिडेट के सिलेक्शन में कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे मंथन किया जाता है। और हम खास तौर पर चर्चा कर रहे हैं आज उन बड़े मुस्लिम चेहरों की जिनकी किसी समय पर अपने इलाकों में धाक थी, साख थी इस बिना पर कि ये तो उनका इलाका है, यहां से तो वो ही जीतते हैं या उनके कोई परिवार का सदस्य जीतेगा। आज जीत का मुंह नहीं देखा है उन्होंने। क्या वजह है? मुस्लिम वोटर्स पर पकड़ कमजोर हो गई? नहीं, देखिए वही मैं बात कह रहा हूं, मुस्लिम वोटर हो चाहे दलित वोटर हो चाहे अपर कास्ट का वोटर हो, उसको जो है किस तरह से मैनेज किया जाता है। अब कई जगह तो ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को वोट नहीं डालने दिया है, वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, घूम फिरकर आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं कि बेईमानी से चुनाव जीता और मुसलमान वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया। ठीक है, जो बात सपा ने कही, जो बात कांग्रेस ने कही, आप भी उसे रिपीट कर रहे हैं एमएच खान साहब। एहसान अब्बासी हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक। एहसान जी, आप बताइए क्या वजह है पश्चिमी यूपी के तमाम बड़े चेहरे आज अपने ही कौम के बीच में क्या अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं? एक बार फिर से नाम लिए देती हूं, आजम खान भी उनमें से एक हैं, इमरान मसूद साहब हैं,
हाजी याकूब कुरैशी हैं, वो तो जेल में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 17 से पहले जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा कांग्रेस की रही, और जो आपने नाम गिनाए और बहुत से चेहरे थे, बहुत से चेहरे हैं मुसलमानों के, जो लगभग 35 विधायक या मंत्री सपा में रहे, इतने ही बसपा में रहे, इतने ही कांग्रेस में रहे। इन्होंने क्या किया, केवल डर दिखाकर राजनीति करी कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों को ये कर देगी, मुसलमानों को वो कर देगी। कोई लाभ नहीं दिलाया। मुसलमान रेहड़ी पटरी ठेड़ी लगाने पर मजबूर हो गया। ना शिक्षा का स्तर बढ़ाया, ना रोजगार का स्तर बढ़ाया, और ना ही उसके लिए कोई योजनाएं जो आई थी बस्तों में बंद कर रख ली, उनकी योजनाएं घर तक नहीं पहुंचाई। 17 में योगी जी आते हैं, 19 में मोदी जी आते हैं, विधिवत रूप से, चाहे राशन हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे शौचालय हो, बहुत सी योजना है घर घर तक पहुंची हैं। तो आपका ये कहना है कि मोदी योगी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका असर दूर तक हुआ है और ये मैसेज पहुंचा है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर पब्लिक को फायदा हुआ। अब जान गया मुसलमान का हमारा ऐसी कौन है। उज्ज्वला हो, ठीक है, हर घर पानी बिजली पहुंचने की बात हो, ये कहना चाह रहे हैं। आप हंस क्यों रही है नाहिद लारी जी? फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय है क्या? राशन नहीं मिल रहा है गरीबों को? वहां के मुसलमानों को लाइन से बाहर कर दिया जाता है, या उनके घरों की लाइट काट दी जाती है? बताइए, या उनके त्योहारों पर लाइट काट दी जाती है? अरे बीजेपी की भी सरकार थी 17 से पहले, कल्याण सिंह राजनाथ सिंह जी की भी सरकार थी, ये भूल जाते हैं। बल्कि दरअसल बीजेपी जो है खुद ही अपनी सरकार को कोसती रहती है। राजनाथ सिंह जी की सरकार को कोसती है, कल्याण सिंह जी की सरकार को कोसती है, ये अपनी सरकारों को कोसते हैं। और जो अभी आप बात कर रही थी कि आजम साहब की, तो आजम साहब पर देखिए बदले की भावना से कार्रवाई, और ये बात सिद्ध भी हो गई। निचली अदालत ने आजम साहब को हेट स्पीच व अन्य मामलों में 3 साल की सजा सुनाई, उनकी सदस्यता रद्द की और उनको वोटिंग राइट और उनका चुनाव लड़ने का राइट खत्म हुआ। अभी 1-2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट हेट स्पीच के भी कई मामले, हेट स्पीच के कई मामले आजम खान पर, बहुत बड़े बयान भी रहे आजम खान, एक बयान उनका वायरल है, ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, न्यूज 18 कोर्ट से ऊपर है। आप जानती है ना आजम खान पर कितने मामले हैं? नहीं, न्यूज 18 किसी से ऊपर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट रख रही हूँ। आप जानती है ना आजम खान पर कितने मामले हैं? किसी में सजा हुई है, किसी में राहत भी मिली है हेट स्पीच के मामले में। डिस्ट्रिक्ट जज ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और माननीय आजम साहब को हर मामले में बाइज्जत बरी कर दी, उनके सारे मुकदमे खारिज कर दिए। तो उसूलन कानून का तकाजा तो ये कहता है ना कि इलेक्शन कमीशन को उनकी सदस्यता बहाल कर देनी चाहिए, लेकिन आज तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई। इसी साजिश के तहत केंद्र सरकार ने सीजीआई को जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से बाहर कर दिया है, क्योंकि उनको जो है इलेक्शन कमीशन हर सरकारी संस्था को इनको मोहसिन रजा जी आपका जवाब। अब ये गंदा खेल भारत में और नहीं चलेगा। अब इंडिया प्लस छोटी बहन हमारी बोल रही है, अब थोड़ा सा सुन लीजिए। नाहिद लारी जी जवाब दे रहे हैं, मोहसिन रजा सुन लीजिए, आपने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं। शांत करिए तो बोले, शांत रहिए नाहिद लारी जी, तभी जवाब सुन पाएंगे आप। तो हम बोलेंगे अपनी बात पूरी। नाहिद लारी जी, मेरी आवाज आ रही ना आप तक? मेरी आवाज आ रही है नाहिद लारी जी? मैनपुरी उपचुनाव में लगभग 3 लाख वोटों से बीजेपी हारी। मैडम प्लीज होल्ड, मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं करवाती हूँ, लेकिन जवाब भी सुनना जरूरी है ना। समय उतना ही होता है मेरे पास और सबको बराबर समय देना है मुझे। मोहसिन रजा जी बोलिए। देखिए, एक अच्छी बात ये निकल कर आई कि ये तो 3 जो विरोधी दल के लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखा, किसी योजना का लाभ नहीं दिया, ना उन्हें शिक्षा दी, ना उन्हें घर दिए, ना गरीबों को रोजगार दिया, ना मकान दिया, ना कपड़ा, ना खाना, ना पीना, खाली वोट लिया इन्होंने। इसलिए उनको कमजोर रखा कि ताकि वो बराबर पे अगर आ जाएंगे, जैसे आज आदरणीय मोदी जी ने 2 बार अपने प्रधानमंत्री के संबोधन में कहा कि हम पिछड़े दबे कुचले मुसलमानों को ऊपर लाएंगे, और वो लाने का काम कर रहे हैं। ये इनको बहुत परेशानी हो रही, अखर रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ मुसलमानों को इसका ठेका दे रखा था, चाहे वो धर्मगुरु रहे हो या कुछ मुस्लिम लीडर्स रहे हो, पारिवारिक, उनको ठेका दे रखा था। तो आज उत्तर प्रदेश नहीं, देश के मुसलमान, खास करके दबे कुचले पिछड़े मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, वो जागरूक हो गए और उन्हें जो योजनाओं का लाभ मिला, जैसा कि अभी हमारे पैनल में बैठे हुए एक भाई ने बताया, तो ये परसेप्शन आम आदमी का भी बना है कि कोई भी योजना हो, अगर प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, वो सब गरीबों को पात्रता के आधार पर दिया गया बगैर भेदभाव के। बिजली अगर कहीं पहुंचाई गई तो बोलिए सैफ साहब, पानी पहुंचाया गया तो सब। बोलूं आप यही कि उन्होंने तो कोई भेदभाव नहीं किया किसी और इसीलिए जो गया मुसलमान था, जहाँ सुविधाएं मिली वहां शिफ्ट हो गया। ठीक है मोहसिन रजा जी बोलिए सैफ साहब।
देखिए सबसे पहली चीज जो है मोहसिन रजा साहब को जो है रुक जाइए, आप इनको शांत कराइए। मुझे लगता है फिर जो है बोलिए साहब मोहसिन रजा जी ठीक है, दरअसल उनके बारे में नाहिद लारी जी काफी बोल गए, इसीलिए मुझे लग रहा है आप उसको बैलेंस कर रहे हैं मोहसिन रजा। ठीक है मोहसिन जी, सफेद झूठ बोल रहे हैं मोहसिन रजा साहब जो है, शर्म आनी चाहिए। पहला बिंदु सुनिए, इनका पहला झूठ मैं सामने चैनल पे बोलना चाहूंगा। पहली चीज आपको जो बात अभी रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट पे बताया गया है कि 3 करोड़ रुपए जो ब्लो पाउट जो गरीब लोग हैं उनका प्रचार में इस्तेमाल कर लिया है। मोहसिन रजा साहब उस पर भी बोल दीजिएगा। दूसरी बात जो है बात रखिए आप दोनों। देखिए आप दोनों ही मैच्योर प्रवक्ता हैं, मेरी रिक्वेस्ट है एक एक करके बात रखिए। सैफ साहब 10 सेकंड, अरे मोहसिन रजा साहब अपना 10 सेकंड ये बात खत्म कर ले, मैं आपको टाइम दे दूंगी मोहसिन। मैं सुनूंगा, जवाब दूंगा, लेकिन संयम से संसदीय भाषा। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, बोले सैफ साहब। ठीक है, पहली चीज अभी सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 करोड़ रुपए जो है वो बीपीएल के लोग जो थे, जो उनका था, वो प्रचार में इस्तेमाल कर लिया है। ये सीएजी की अभी की रिपोर्ट है। दूसरी बात ये करते हैं रोजगार की। रोजगार पर ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 2016 में श्रम विभाग बंद करवा दिया कि लोगों की बेरोजगारी ना पता चले। आज सीएमआई की आंकड़ा में जो आया है जुलाई 2023 में 7.95% के करीब जो है देश में बेरोजगारी। ठीक है, आप बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, मोहसिन रजा उस पर रिएक्ट कर दें। मैं आ रही हूँ। मोहसिन रजा एक बार बेरोजगारी पर रिएक्ट कर दें। देखिए मेरे पास समय की कमी है और बहुत देर से एहसान अब्बासी साहब भी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी पर एक बार जवाब दे दीजिए मोहसिन रजा। बेरोजगारी पर जवाब सुन लीजिए। आज एक आधार कार्ड पर उनको 10-10 हजार रुपए। ठीक है, जवाब दे रहे हैं मोहसिन जी, जवाब दे रहे हैं। और अगर वो 10,000 वापस करते हैं तो 50,000 खाली आधार कार्ड पर। तो ये गरीबों की सरकार है, ये पिछड़ों की सरकार है, ये इन लोगों की सरकार ठीक है, ऐसा ना बात करते थे। आज गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा ना बात जी, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। ये परेशान क्यों है विपक्षी पार्टियां? एक मिनट में बात समझ रहा, ये विपक्षी पार्टियां परेशान क्यों है? मोदी जी ने पहले इनको मैडम अब भी किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया है कि आपकी पार्टियों के मुस्लिम लीडर्स चुनाव क्यों हार गए बार बार। क्या वोटर्स का भरोसा खो दिया? क्या मुस्लिम वोटर अब अपने उसी तथा कथित बड़े मुस्लिम चेहरे के साथ अब नहीं जाता एक साथ होकर? एहसान अब्बासी जी, मैं आ रही हूँ। सैफ साहब, एहसान अब्बासी जी बहुत देर से बात रखना चाह रहे हैं। मैं बता दूं आपको क्या कारण है पार्टियां क्यों धराशायी हो गई है और क्यों इनके शटर बंद हो गए हैं? क्योंकि मोदी जी ने जो योजनाएं लाई हैं, एक कुम्हार के लिए, एक छप्पड़ बनाने वाले के लिए, एक भड़बूजे के लिए, एक नाई के लिए, एक धोबी के लिए, एक अब्बासी के लिए ऐसा ई श्रम कार्ड बनाया है जिससे उनको लाभ मिल रहा है। आज वो पीछे जो गुमनाम की जिंदगी जीते थे, 70 वर्ष तक जिंदगी जिए गुमनाम की उन्होंने, मेरे समाज ने जो पिछड़ा है, जो पसमानदा समाज है, आज घर घर तक उसके पास योजना पहुंच रही है। आज उसके पास ई श्रम कार्ड भी है, आज उसके पास में जनधन योजना भी है, जनधन खाते भी हैं। एक खाते खोलने के लिए गरीब बेचारा बरसों बरस तक लेकिन एहसान साहब ये बातें तो विपक्षी पार्टियां मानती नहीं है। वो तो कहती है बीजेपी बेईमानी से चुनाव नहीं माने न माने अलग बात है, वोटर्स को वोट नहीं डालने मेरे समाज को लाभ मिला है, समाज समझ गया है क्या हमारा हितैषी अगर कोई है तो मोदी जी और योगी जी हैं, हमारा कोई मसीहा है तो मोदी जी और योगी जी हैं। अब इनकी दुकानदारी बंद हो गई है, ये तड़फड़ा रहे हैं, ये परेशान है। नाहिद लारी जी यहाँ पे चैनल पे बैठ के जो है फेवरिज्म मत करिए। मोहसिन रजा साहब और अब्बासी साहब बैठकर अरे जिस पसमंदा समाज की आप बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया कि उन्हीं के खिलाफ किसने मना किया था जनधन योजना के लिए, किसने मना किया था शौचालय के लिए, किसने मना किया था ई श्रम कार्ड के लिए, किसने मना किया था उन गरीब पसमंदाओं की योजना के लिए, किसने मना किया था? आपने काम ही नहीं किया। आज मोदी जी योगी ने काम किया है तो आप परेशान हो रहे हो, आप रो रहे हो तो आपकी दुकानदारी बंद हो गई है। जिम्मेदार है आप लोगों ने, कोई लाभ नहीं दिया, मुसलमानों को लूटने का काम किया। चलिए ठीक है 2024 आते आते मुझे लग रहा है ये विषय बार बार आएगा और उस पर चर्चा होती रहेगी और होनी भी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक दौर था जब मुस्लिम मतदाताओं को सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण के तराजू पे तोला जाता था, लेकिन वो दौर दूसरा था और ये दौर दूसरा है। मोदी योगी की लहर में मुस्लिम वोट बैंक पर दावा करने वाली पार्टियों के दावे हवा हो चुके हैं। यूपी में 80 में से 36 लोकसभा सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं।
कई सीटें तो एसपी, बीएसपी, कांग्रेस की गढ़ मानी जाती थी, लेकिन मोदी और योगी की लोकप्रियता ने सारे समीकरण यहां पर बदल कर रख दिए हैं। आज मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। विपक्ष के जो मुस्लिम नेता कभी बड़ा राजनीतिक कद रखा करते थे, आज वो अपनी पहचान खोते जा रहे हैं या फिर पार्टियां बदलते घूम रहे हैं। ऐसे में ऐसा लगता है मानो सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला बीजेपी के लिए मुस्लिम बहुल सीटों पर बेहद कारगर साबित हो रहा है। मां बहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।